बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यू बुक का पार्ट 26 करने जा रहे हैं। पार्ट 26 और सॉल्यूशंस हम देखेंगे इसके अंदर। आखिर में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। आप कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है भाई। MCQs 4 सेक्शन है मेरे ख्याल में इसमें। ये सेक्शन ए है MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बुक खोल लीजिए, ठीक है, बुक खोल लीजिए या तो इसका PDF खोल लीजिए। ये रहा 10 MCQ हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। 4 हिस्सों में डिवाइड है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा निमट जाए, ठीक है। पेज नंबर 48 पे देख लें। MCQ मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, इतना वक्त नहीं है, ठीक है। तो आपको PDF खोलना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, पढ़ दूंगा मैं, या फिर आपको बुक जो है खोलनी पड़ेगी। पेज नंबर 48 पे नंबर 1 पे लिखा हुआ है नंबर 1। इसमें कह रहा है बोर्स थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़। बोर ने जो थ्योरी दी थी वो इनमें से कौन सी स्पीशीज़ के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, काबिल अमल नहीं है, ये उसने पूछा है। तो पहली चॉइस में हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास हाइड्रोजन आयन है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास जो है वो हीलियम का आयन है। और चौथा ऑप्शन जो है हमारे पास D, वो लिथियम का आयन है। बारी बारी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। बोर की थ्योरी का सेंट्रल आइडिया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर डिपेंड करता है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये बात याद रखिएगा। यानी कि वो पार्टिकल जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, वहाँ पर ये एप्लीकेबल है बोर की थ्योरी। 1 से 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी सिस्टम के पास हैं, वहाँ मामला नहीं चलेगा, वहाँ पर बोर की थ्योरी, उसकी इक्वेशंस सब बेकार है। समझ में आ गई बात? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक तो ये ओके है। तो हमने ये देखना है कि इसमें से किसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन इसके पास एक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एप्लीकेबल है इसके ऊपर, ठीक है। उसने बोला है जिस पर एप्लीकेबल नहीं है, जिस पर काबिल अमल नहीं है। हाइड्रोजन आयन को लेते हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन एटम जो है, इसमें फ़र्क क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, इसके पास प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। ये हाइड्रोजन का आयन, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हाइड्रोजन का आयन सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन है। हकीकत बात है, बचा ही कुछ नहीं ना। हाइड्रोजन का एटम सिंपल सही था, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन था ही नहीं। इसमें क्या पोजीशन है? हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन जो था इसका वो चला गया, प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। तो टेक्निकली अगर देखा है तो हाइड्रोजन आयन असल में एक प्रोटॉन है। तो क्या इसके ऊपर एप्लीकेबल है? इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है बोर का सिस्टम, बोर की थ्योरी। वजह, क्योंकि बोर की थ्योरी एप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं है भाई, तो इसमें भी ये पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्टली हमारा जवाब जो है वो ये हाइड्रोजन आयन जो है वो है। इन दोनों को भी देख लीजिए। हीलियम आयन की अगर हम बात करें तो हीलियम एटम और हीलियम आयन का फ़र्क आप समझ लीजिएगा। हीलियम का एटम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन भी 2 हैं और न्यूट्रॉन भी 2 हैं। हीलियम का आयन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन जो है वो 2 हैं और न्यूट्रॉन भी जो है वो 2 हैं। तो हीलियम का जो आयन है इसके ऊपर बोर की थ्योरी एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम को अगर आप देखें, लिथियम और लिथियम आयन, इसमें फ़र्क क्या है? लिथियम का एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात नहीं करूँगा, उसको छोड़ें, हमारा टारगेट सिर्फ ये है। और लिथियम का जो आयन है +2 का मतलब ये है कि इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब बचता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम का आयन जो है ये, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है,
तो ये भी एप्लीकेबल है बोर की थ्योरी के ऊपर, बोर के मॉडल के ऊपर। तो हमें इसमें से वो ढूंढना है जो कि जिस पर बोर की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, और वो सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन का आयन ही बचता है। इस पर टिक लगा लीजिए। ठीक है भाई। नंबर 2 पे चलते हैं, पढ़ के सुना देता हूँ। नंबर 2 पे कह रहा है नाइट्रोजन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 and not 1s2 2s2 2px2 2py1. This is determined by, ये किसने बताया था, किस रूल के तहत ये हुआ है? ऑफ बोआ प्रिंसिपल के तहत ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसको लिख देता हूँ मैं अभी। नाइट्रोजन की बात हो रही है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं आपके सामने नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है भाई। नाइट्रोजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 7 होते हैं। इस हिसाब से 1s2 2s2 2p6 तो नहीं होगा, 2p3 होगा मेरे ख्याल में, 2p3। इसी p को आप इस तरह से कर सकते हैं 2px 2py और 2pz। आपको पता है ना p जो सब शेल है इसके बाद 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये आ गए। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल आ गए, 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों को दे दिया गया। अब जो यहाँ पर दिया गया है आप देखें, जो आपकी दिखा है, नाइट्रोजन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2 और 2px1, यही उसने दी है। जो मैंने नीचे बनाई है ना, दोनों तरह से मैंने बना दी, इस तरह से मैंने बना दी 2px1 2py और 2pz 1 1 1, इनके ऊपर ये आ गया। ठीक है भाई। तो ये बता रहा है नाइट्रोजन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, कि नाइट्रोजन की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एंड नॉट, और जो नहीं है, नॉट बोल रहा है ये नहीं है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी नहीं है वो भी लिख देता हूँ। 1s2 2s2 1s2 2s2 2px2 2px2 और 2py1 2py1। बोल रहा है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये नहीं है। क्यों नहीं है और किस रूल के तहत ये नहीं है, ये बता दीजिए आप। तो इसने हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑफ बोआ प्रिंसिपल, पॉली रूल, हुंड्स रूल और n+l रूल। ये सी जो है ये हुंड्स रूल के मुताबिक आएगा। हुंड्स रूल मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या आएगा, इसमें सी आएगा और सी में हुंड्स रूल आएगा। आपको याद है मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ, मौजूद है। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप YouTube सर्च बार में लिखिए हुंड्स रूल, बाय रटना नहीं, समझना है, वो वीडियो आ जाएगी आपके पास। ठीक है। तो हुंड्स रूल के तहत ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेबल है और ये वाली नहीं है। वजह क्या है? हुंड्स क्या कहता है? वो बोलता है कि एक ऑर्बिटल में आपने पहले एक इलेक्ट्रॉन रखना है। जैसे कि यहाँ पर हम इस पोजीशन को देखते हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास? कितने? 7 हैं। 1s2 में 2 आ गए, 2s2 में 2 आ गए, 3 बचते हैं, 2p में आएंगे वो तीनों। ठीक है। लेकिन 2p के अंदर, क्योंकि p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, px है, py है और pz है, pz है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वो ये कहता है कि आप एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो वो कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन और बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन px में रख दिए, फिर py में 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया और pz को खाली छोड़ दिया। हुंड्स कहता है ऐसा नहीं करना है आपने, आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में रख दें, अगर बच जाए उसके बाद आप पेयरिंग करें। ये जो है ना, ये पेयरिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। हुंड्स बोल रहा है ऐसा ना करें, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखें, अगर तो बच जाए तो फिर आप पेयरिंग शुरू करें। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही 3 हैं, इसलिए सिंगल सिंगल ही तीनों को, तीनों ऑर्बिटल में एक 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 रखा जाएगा। और यहाँ जो उसने हमें MCQ दिया है, इसमें उसने यही बात बोली है कि ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सही है नाइट्रोजन की,
और ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई किसने है? ये हॉन्ट्स ने बताई है। तो यहाँ पर हमारे पास सी पे हॉन्ट्स रूल मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देख लीजिए। 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने भी सिंगल सिंगल ऑर्बिटल बना के एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है। ठीक है भाई, ये वाली नहीं है। अगर आप इसको देखें 1s2 सही है, 2s2 सही है, 2px गलत है, 2px गलत है, 2py भी गलत है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो 2py सही है, एक इलेक्ट्रॉन रखा है। ठीक है, आपको 2pz की तरफ जाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन आप वहाँ रखेंगे, ये दो को हटा के एक रखेंगे, अब बात सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है तीसरा MCQ? तो ये सी पे आप टिक लगा दीजिए, हॉन्ट्स रूल पे। उसके बाद सी, तीसरा जो हमारे पास आता है, उसमें लिखा है क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3s ऑर्बिटल आर। उसने बोला है 3s ऑर्बिटल है, इस 3s ऑर्बिटल की क्वांटम नंबर्स वैल्यूज जो हैं वो होंगी। क्या होंगी? उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। उसने ए में बताया है n इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1। पहले ज़रा ए को समझ लीजिए आप। n किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको याद होगा n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और l जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को ये स्मॉल l जो है वो रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ए में उसने बताया है n इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1, 3s ऑर्बिटल का, 3s ऑर्बिटल का। अब यहाँ पर इस 3s ऑर्बिटल में ये 3 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 3। s जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? s जो है ये सबशेल है, सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस s की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, गोल होती है। स्फेरिकल, इसकी स्फेरिकल शेप्ड होता है ये। s जो है वो सबशेल है और इसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल शेप है। गोल जो है वो शेप है। शेप जो बताता है वो आपको बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का काम ही ये है, ये आपको शेप बताता है सबशेल्स की, ऑर्बिटल्स की। समझ में आ रही है बात आपको? कैसे बताता है? ये l की वैल्यू जो है वो इसकी मदद से बताता है। अगर l की वैल्यू जो है वो 0 है तो इसका मतलब s सबशेल है। l की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब p सबशेल है। l की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब d सबशेल है। और l की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब f सबशेल है। तो ये सारे के सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 3, ये नंबर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कौन से नंबर हैं? ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हैं l के, जो भी हैं। और इन्हीं नंबर्स की मदद से आपको शेप पता चलती है। जैसे कि 3 में बता देता हूँ, l की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब s सबशेल है, उसकी शेप गोल होती है। l की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब p सबशेल है, उसकी शेप होती है डम्बल शेप्ड। l की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो इसका मतलब है कि d सबशेल है और उसकी डबल डम्बल्ड इस तरह से होती है। और f के बारे में फ़िलहाल लिटरेचर के अंदर कोई मालूमात अभी हमारे पास नहीं है। तो 3 नंबर आपको 3 सबशेल की शेप्स बताते हैं और यही 3 नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहलाते हैं। समझ में आ गई बात आपको? अब 3s की तरफ चलते हैं। तो 3s ये जो ऑर्बिटल है ये कहाँ पर मौजूद है? s सबशेल में मौजूद है। और s सबशेल किसका? क्या k का, क्या l का, क्या m का,
या n का। तो ये जो है वो तीसरे से हमें पता लग रहा है, क्योंकि k जो है उसका नंबर 1 है, l जो है उसका नंबर 2 है और m जो है उसका नंबर 3 है। तो ये m शेल का s सब शेल है, m शेल का s सब शेल है। क्लियर हो गई यहाँ पर बात। अब यहाँ पर L की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब अभी मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी शेप होगी। अब जो उसने हमें कंडीशन दी है ना, उस पर गौर कर लें। वो बोल रहा है कि n इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1। क्या उसका MCQ है? अब उस ज़रा MCQ पे गौर कर लें। बोल रहा है क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3s ऑर्बिटल। ये 3s ऑर्बिटल है, इसके लिए क्वांटम नंबर वैल्यूज़ जो हैं वो कौन सी होंगी? n इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1, क्या ये होंगी? मैं थोड़ा मिटा के जगह बनाऊं। n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, क्या ये क्वांटम नंबर वैल्यूज़ होंगी 3s के लिए? b में कह रहा है n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0। c में कह रहा है n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1। और d में कह रहा है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0। अब ज़रा आप इस पर गौर करें। 3s ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है। 3 से आपको क्लियरली पता लग रहा है कि n की वैल्यू 3 है। तो आप चेक कर लें n की वैल्यू इसमें 0 है, ये तो हो नहीं सकता। बात ही ख़त्म हो गई ना, n की वैल्यू 0, और वैसे भी n की वैल्यू 0 होती नहीं है, कम से कम 1 होती। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू पता लग रही है 3 है, तो ये ए ऑप्शन गया। b की तरफ चलें, n इज इक्वल टू 1, ये ऑप्शन भी गया क्योंकि n की वैल्यू 3 है हमारे पास 3s ऑर्बिटल के लिए। फिर यहाँ पर आ जाए n की वैल्यू 3 है, हाँ ये बात सही है, एक बात मैच हो गई है कि n की वैल्यू 3 है, आधी बात तो सही हो गई और हमारे पास भी n की वैल्यू 3 ही आ रही है। फिर l की वैल्यू 1 है। l की वैल्यू जब 1 होती है, अभी मैंने बताया था ना, l की वैल्यू जब 0 होती है तो इसका मतलब s सब शेल है, l की वैल्यू अगर 1 होती है तो इसका मतलब p सब शेल है, और l की वैल्यू जो है अगर वो 2 है इसका मतलब d सब शेल है, और l की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब SPDF, f सब शेल है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारे पास 3s है, 3 से मतलब n इज इक्वल टू 3, ये वाली बात सही है, ओके है। l की वैल्यू 1 है। अब l की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कौन सा सब शेल होगा? p। हमारे पास कौन सा सब शेल है? s। तो ये ऑप्शन भी आपका हुआ गलत। आधी बात सही है, आधी बात गलत है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सही है, मैच कर रहा है 3, लेकिन एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो मैच नहीं कर रहा। यहाँ 1 है, 1 का मतलब है p सब शेल, जबकि हमारा क्लियरली यहाँ s सब शेल है। इसके लिए l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। n इज इक्वल टू 3, ओके है, बिल्कुल सही है, हमारे पास भी n की वैल्यू 3 आ रही है। l इज इक्वल टू 0, और हमारे पास बिल्कुल सही हो गया, ये चौथा ऑप्शन है। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, क्योंकि l की वैल्यू जब 0 होती है तो s सब शेल होता है, हमारे पास s सब शेल ही है। तो d पे आप टिक लगाएंगे। ठीक हो गई बात। किस पर टिक लगाएंगे? d पर टिक लगा देंगे आप। उसके बाद चौथे की तरफ चलते हैं, 4th वन की तरफ। चौथा वाला जो है वो बता रहा है आपको, ये तो याद करने वाला है, ठीक है, पहले भी मैंने बताया था।
4th वाले में बोल रहा है द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, रेडियस बताइए पहला ऑर्बिट जो है हाइड्रोजन एटम का वो क्या है। तो ये तो मुझे याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। डी इसका ऑप्शन है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो डी इसका ऑप्शन है, कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब पांचवे की तरफ चलते हैं। पांचवा एमसीक्यू, लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड एज अ टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन। लाइन स्पेक्ट्रम जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है पहचानने के लिए। किसको पहचानने के लिए? कलर्स को पहचानने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को पहचानने के लिए, एलिमेंट्स को पहचानने के लिए, या मॉलिक्यूल्स को पहचानने के लिए। तो इसमें सी है एलिमेंट्स को पहचानने के लिए, सी है एलिमेंट्स को पहचानने के लिए। ठीक है भाई, इस पर टिक लगा दीजिए। उसके बाद नंबर 6 पे देखते हैं क्या आ रहा है। In 1935, A.D. जेम्स चैडविक was awarded नोबेल प्राइज बिकॉज 1935 में जेम्स चैडविक को जो है वो नोबेल प्राइज़ नवाजा गया था। उसकी वजह क्या थी? ए, ही डिस्कवर्ड प्रोटॉन, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, ही डिटरमाइन द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ही गेव द रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बी है, इस पर टिक लगा लीजिए। ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, इसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था 1932 में, 3 साल पहले। तो ये बी है, सातवें का इसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, छठे का सॉरी। सातवें की तरफ चलते हैं। सातवां जो है हमारे पास, व्हेन 4d ऑर्बिटल इज फिल्ड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू। बोल रहा है अगर 4d ऑर्बिटल आप भरते हैं, 4d ऑर्बिटल अगर आप भरते हैं तो उसके बाद अगला जो होगा, 4d ऑर्बिटल जो है वो आप भरते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा होगा। इसने हमें जो है वो कितने ऑप्शन दिए हैं? 4 ऑप्शन इसने हमें दिए हैं। ए में इसने बताया है 5s, बी में इसने हमें बताया है कि अगला ऑर्बिटल जो होगा वो होगा 5p, सी इसने हमें बताया है अगला ऑर्बिटल जो होगा वो 5d होगा, और डी ऑप्शन जो है इसके अंदर हमारे पास है 6s। तो 4d के बाद अगला जो आएगा कौन सा आएगा वो बताता है हमें ऑफ बोआ प्रिंसिपल, और उसमें हमें एक स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो मौजूद है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p। बस मेरे ख्याल में इतने काफ़ी हैं। 7s तक ले जाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जहाँ तक आपका काम बन जाए। तो पहला वाला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा, पांचवा ये बनेगा। अब यहाँ पर देखें वो बोल रहा है 4d के बाद अगला कौन सा आएगा। तो ये 1s हो गया, 2s हो गया, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d के बाद अगला जो बन रहा है 3d नहीं है हमारा, सॉरी हमारा 4d है। ठीक है, 3d हमारा नहीं है, 3d हमारा नहीं है। 3d के बाद कौन सा बनेगा? 4p, 5s। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है? ये बनेगा 4d, ये रहा 4d, ये रहा 4d के बाद अगला देखें आप, इसी एरो में कौन सा आ रहा है? 5p आ रहा है। 4d के बाद अगला क्या आ रहा है? 5p। तो 5p कहाँ पर है? ये रहा b। तो b हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें क्या है? 5p। ठीक है भाई, इस पर टिक लगा दीजिए। आठवां जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइजो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइजो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, दो। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है वो आइजो इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो नहीं है, ये बता दीजिए। इनमें से कौन सा आइजो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, ये बता दीजिए। तो हमारे पास उसने जो है वो कितने ऑप्शन दिए हैं? 8 के लिए उसने हमें ऑप्शन दिए हैं
पहला दिया है सोडियम आयन और उसके साथ उसने दिया है नियॉन को। फिर बी जो है उसको वो दिया है, बी में हमारे पास इसमें क्या है, सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन एंड फ्लोराइड आयन। फिर सी में जो है उसने हमें दिया है सोडियम एटम और कैल्शियम का एटम, सोडियम एटम एंड कैल्शियम एटम। और डी जो है उसमें उसने हमें दिया है सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर हम इसका ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं। पहले उसने बोला इनमें से कौन सा पेयर जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। कौन सा नहीं है मतलब जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। तो सोडियम आयन और नियॉन को देख लेते हैं। सोडियम आयन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और नियॉन को अगर आप देखें इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। तो इस हिसाब से सोडियम आयन और नियॉन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हो गया। दूसरे को देखते हैं सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन। सोडियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं, फ्लोराइड आयन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 10 हैं। तो ये जो है दोनों ये भी क्या हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हुआ। सी की तरफ चलते हैं, सोडियम एटम और कैल्शियम एटम, सोडियम और कैल्शियम एटम। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11 हैं और कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 20 हैं। तो आप देख रहे हैं क्लियरली कि सोडियम और कैल्शियम ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं और कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन हैं। आप डी में देखें सोडियम और मैग्नीशियम ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 10 हैं। सिर्फ ये है सी वाला सोडियम एटम और कैल्शियम एटम ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, इसलिए इसको हम टिक लगाएंगे क्योंकि उसने यही हमसे बोला है। सी आएगा इसके अंदर कौन सा, सोडियम एटम एंड कैल्शियम एटम। नंबर 9 पे चलते हैं। नंबर 9 पे बात कर रहा है बाल्मर सीरीज अपीयर इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी अप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। ये मैंने पूरी सीरीज़ बताई थी आप लोगों को। लेमन सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है, पैशन सीरीज़ है, पीफंड सीरीज़ है, ठीक है ना। ये पूरी सीरीज़ है, ये इन पर वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। अगर आपको देखनी हो तो यूट्यूब बार में सर्च करके उनको देख सकते हैं। ये यहाँ पर मौजूद हैं पेज नंबर 35 पे। लेमन सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है, पैशन सीरीज़ है, ब्रैकेट सीरीज़ है और पीफंड सीरीज़ है। बोल रहा है कि बाल्मर सीरीज़ के बारे में बोल रहा है कि बाल्मर सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आएगा। मतलब इन्फिनिटी का सिंबल ये है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इन्फिनिटी से मतलब 10वें इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, 10वें शेल से आ रहा है, 9वें शेल से आ रहा है, 15वें शेल से आ रहा है, किसी भी शेल से वापस आ रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो वो आके इलेक्ट्रॉन किस शेल पर रुकेगा, किस शेल पर वो रुकेगा, तो बाल्मर सीरीज़ बनेगी। तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जो है वो जब दूसरे शेल पर आके रुकता है तो इसमें जो हमें सीरीज़ मिलती है वो असल में बाल्मर सीरीज़ है। आप याद रख लीजिए, इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास आ रहा है, पहले शेल के पास आ रहा है, तो ये हमारे पास लेमन सीरीज़ है। इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास तीसरे शेल की तरफ आके रुक रहा है तो ये हमारे पास पैशन सीरीज़ है। और इन्फिनिटी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन चौथे शेल पे आके रुक रहा है तो ये हमारे पास ब्रैकेट सीरीज़ है। और इन्फिनिटी से कोई इलेक्ट्रॉन अगर 5वें शेल पे आके रुक रहा है तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है, ये पीफंड सीरीज़ है। तो यहाँ पर बाल्मर सीरीज़ के लिए हमारे पास इसमें अब चॉइस कौन कौन सी हैं। सेकंड ऑर्बिट, ये ए जो है इस पर टिक लगा लीजिए, सेकंड ऑर्बिट इसमें आएगा।
जिसकी n की वैल्यू 2 है, सेकंड ऑर्बिट जिसकी n की वैल्यू 2 है और उसका नाम क्या है, एल शेल। ठीक है, आखिरी की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास नंबर 10 जो है इसमें क्या मौजूद है। नंबर 10 में बोल रहा है द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच एल इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही आसान है, उसने शेप पूछी है ऑर्बिटल की कैसी होगी जब एल की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो एल की वैल्यू जब 0 हो तो हमारे पास सब शेल होता है एस शेल, और इसकी शेप जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ स्फेरिकल होती है, गोल होती है। तो यहाँ पर ए को जो है हम टिक लगा लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास स्फेरिकल। क्या हो जाएगा हमारे पास, स्फेरिकल। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये हमारे पास, इसका नाम रख दीजिए ज़रा, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस पार्ट 1 चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो मौजूद है, ठीक है, उसका सॉल्यूशंस हैं ये, और ये पार्ट 1 वीडियो बन रही है। और ये कौन सा हमने कर लिया, MCQs कर लिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।